गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो आज हमारा टॉपिक है वो है सुदूर संवेदन के खंड, जोन ऑफ रिमोट सेंसिंग की। जो रिमोट सेंसिंग है उसमें कौन कौन से जोन है जो मैंने आपको पढ़ाया था, गामा किरणें, एक्सरे किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य जो हमने आपको पढ़ा था, दृश्य पढ़ा था, अदृश्य पढ़ा था, रडार पढ़ा था आपका। तो उन सब के बारे में कि जो वो वे हैं, ये सब क्या है, रिमोट सेंसिंग के ये खंड है और इनमें से हम कैसे आपकी जानकारी प्राप्त करते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हमारा क्या आता, सबसे पहले हमारा आता था गामा किरणें। आपको बताया था कि पहले गामा आता है, फिर एक्सरे आता है, फिर आपका पराबैंगनी आता है, फिर आपका दृश्य खंड आता है, फिर अवरक्त आता है। तो ऐसे हम सीरियल्स में चलते जाएंगे आपका सीरीज में। तो पहला आता है आपका गामा, जो किरणें होती हैं, गामा किरणें, गामा किरणों के खंड में सुदूर संवेदन। देखो गामा किरणों के में कैसे क्या होता है, जब गामा किरणों के खंड, आप मेरे को पता होगा कि इसमें जो सुदूर संवेदन है, इसमें यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम की खोज है वो बड़ी आसानी से की जा सकती है। इन सब की खोज करने में बड़ी सहायता मिलती है आपकी। इन खोजों को करने के लिए हमारे जो कंप्यूटर है वो उच्च कोटि के गामा किरणों को तैयार करते हैं, और जिससे जो भूवैज्ञानिक है, जो जियोलॉजिकल है, वो आपका मानचित्र बनाने, जो जियोलॉजिकल है उनको मानचित्र बनाने में आपकी सहायता मिलती है। जो रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं उनका पता आपका 400 से 500 जो फुट है उसकी ऊंचाई पर ही लगाया जा सकता है। इसके अधिक ऊपर जाने पर आप जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी कि गामा किरणें आपकी, जिसके बारे में यूरेनियम, थोरियम, आपका रेडियोधर्मी तत्वों के बारे में जब आपको जानकारी मिलती है तो गामा किरणों के बारे में मिलती है, और 400 से 500 फुट तक ही आपको जानकारी मिलती है। सेकंड आपकी आती है रिमोट सेंसिंग इन द अल्ट्रा वायलेट जोन्स, यानी कि पराबैंगनी, पराबैंगनी खंड में सुदूर संवेदन। पराबैंगनी खंड में आपका सुदूर संवेदन, आपको पता होगा सूर्य से आप जो हमारी किरणें आती है, बहुत सारी आपकी जो अलग अलग टाइप्स की किरणें आती है, उसमें पराबैंगनी भी एक किरणें होती है, जिसको हम बोलते हैं ना कि जो आपकी ओजोन परत है हमारे यहाँ, प्राकृतिक जो नेचुरल कवर होता है वो अवशोषित कर लेता है, और हमें ये जो पराबैंगनी किरणें हैं ये हमारी आंखों के लिए और हमारे त्वचा के लिए बहुत खतरनाक होती है। लेकिन फिर भी कुछ जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारे पृथ्वी पर आ जाती है। सूर्य से जो आने वाली अधिकांश पराबैंगनी किरणें उसका वायुमंडल अवशोषण कर लेता है, लेकिन इसका केवल 10% भाग ही आपका पृथ्वी पर पहुंच जाता है। मैंने अभी बताया कि मोस्टली आपका ओजोन लेयर है वो इसका अवशोषण कर लेती है, लेकिन 10% भाग इसका पृथ्वी पर पहुंच जाता है। और जब ये भूतल पर पहुंचता है तो पराबैंगनी विकिरण होती है उसका परावर्तन हो जाता है, और जो सुदूर संवेदी यंत्र है ना, इस परावर्तित जो विकिरण है ना उसका ही प्रयोग कर लेते हैं। यही कारण होता है कि जो पराबैंगनी खंड से संबंधित आपका सुदूर संवेदन है वो अधिक उन्नति नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपकी जो पराबैंगनी ओनली 10% तो आती है, उसमें से उसका अवशोषण भी हो जाता है और वो परावर्तित भी हो जाती है। जो पराबैंगनी विकिरण है उसकी तरंग दैर्घ्य आपकी 0.28 व्यू होती है। ये जो पराबैंगनी है उसकी आपकी इसमें क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। पराबैंगनी विकिरण की तरंग दैर्घ्य इतनी होती है, जिस कारण के लिए से उसके लिए उच्च कोटि के लेंस का प्रयोग करना पड़ता है हमें। फिर भी यदि यह कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त माना, जैसे फ्लोराइड और कैसाल्ट जो खनिज पदार्थ है ना, वो पराबैंगनी जो आपका खंड होता है उसको क्या करते हैं, उसको आप खोज करने में सहायता प्रदान करते हैं आपकी। वनस्पति और जो मिट्टी है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करके लंबी तरंग दैर्घ्य के रूप में इसका प्रकीर्णन करती है। यानी कि जितने मिट्टी के कण जितने बड़े होंगे पराबैंगनी उतनी ही अधिक गहराई तक मिट्टी में चली जाएगी। पराबैंगनी किरणों की यही विशेषता आपका सुदूर संवेदन के लिए बहुत उपयोगी होती है। पराबैंगनी खंड का जो सुदूर संवेदन है वो महासागर के अध्ययन तथा पेट्रोलियम और जो अन्य खनिज पदार्थ है उसके लिए उपयुक्त होता है ये। ठीक है। थर्ड आपका आता है दृश्य खंड में, गामा किरणें, एक्सरे किरणें हो गया, पराबैंगनी आपका खंड हो गया। थर्ड आता है आपका दृश्य खंड, विजुअल जो जोन होता है आपका। विजुअल जोन में रिमोट सेंसिंग इन द विजुअल जोन, दृश्य खंड में आपका सुदूर संवेदन। आपको बताया था मैंने कितनी तरंग दैर्घ्य होती है इसकी, 0.4 से 0.7 आपकी व्यू इसकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है आपकी। माइक्रोन तक इसकी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों का क्षेत्र जो हम देख सकते हैं। इससे पहले वाले को हम देख नहीं सकते, इस खंड को हम देख सकते हैं। जो सुदूर संवेदन के लिए विद्युत आपका चुंबकीय स्पेक्ट्रम का सबसे उपयुक्त भाग होता है। इस खंड से ही आप सुदूर संवेदन के विभिन्न प्रकार के कैमरे हुए, स्कैनर हुए, फिल्में हुई, फिल्टर हुई, उन सब का प्रयोग करते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म बनाने के लिए वायुयान और अंतरिक्षयान दोनों का ही प्रयोग होता है आपका। पिछले 2 दशक से आपका जो सुदूर संवेदन है उसके लिए इस खंड का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। आपका जो दृश्य खंड था उसके बारे में। फोर्थ आता है आपका अवरक्त खंड में,
आपका सुदूर संवेदन। अवरक्त खंड में आपका सुदूर संवेदन। अवरक्त खंड में सुदूर संवेदन, देखो इस खंड में जो आपका उष्मा होती है उसमें सुदूर संवेदन किस पर निर्भर करता है, जो उष्मा होती है उस पर निर्भर करता है। और विद्युत चुंबकीय जो विज्ञान उसके नियम अनुसार यदि किसी वस्तु का तापमान, मैंने आपको बताया था 0 डिग्री के, और 0 डिग्री के सेल्सियस में कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है आपका। अगर इतना तापमान है, कोई वस्तु का तापमान इतना है, तो वह अवरक्त ऊर्जा हमेशा छोड़ेगी छोड़ेगी। और ये भी बताया था कि तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा ऊर्जा छोड़ने की दर भी आपकी बढ़ती जाएगी। सभी ठोस पदार्थ, जीव जंतु, पेड़ पौधे, चट्टानें सभी अवरक्त विकिरण छोड़ते हैं, और यह ऊर्जा मुख्यतः 0.7 व्यूम से आपका 100 व्यूम तक होती है, माइक्रोन तक उपलब्ध होती है। इस खंड का सुदूर संवेदन जंगलों में लगी आग को ढूंढता है कि कहाँ कहाँ पर आपकी आग लगी है, उनको चिन्हित करता है, और आग लगने वाले जो अवरक्त स्पेक्ट्रम है उसकी फिल्म पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये जो जंगलों में आग लग जाती है वहाँ कोई रहता नहीं है, पता कैसे चलता है, वो इसी के द्वारा माध्यम से आपको पता चलता है। कृषि के क्षेत्र में पौधों और पत्तों के तापमान से जो अवरक्त विकिरण होता है ना, उसका प्रयोग करके पौधों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा सकती है। इस संवेदन का प्रयोग फसलों के प्रकार से, मिट्टी के प्रकार, फसलों की बीमारियां क्या हो गई, मिट्टी में वाष्प की मात्रा का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और आपका जो ज्वालामुखी है, भूकंपीय है, आपका खनिज के प्रकार, खनिज तेल सर्वेक्षण, ज्वालामुखी उद्गार आदि सबका अध्ययन इसमें ही किया जाता है। फिफ्थ आता है आपका एक्सरे। एक्सरे जो खंड आता है, देखो एक्सरे जो खंड होता है, जो सोरिक विकिरण है, वो 0 पॉइंट आपका नैनोमीटर का बताया गया है, 0.03 से आपका 30 नैनोमीटर। ठीक है। देखो इसकी तरंग दैर्घ्य वाली एक्सरे किरणें होती हैं, ये आपकी इतनी तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर वाली आपकी एक्सरे जो किरणें होती हैं, इनकी तरंग दैर्घ्य होती है, और ये पूरी तरह से वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, हमारे धरती पर आपकी नहीं प्राप्त होती है, हमारी पृथ्वी पर प्राप्त नहीं हो पाती है। इस कारण से इसकी जो उपयोगी सिद्ध नहीं होता, जब हमारी पृथ्वी पर प्राप्ति नहीं होगी तो हम सुदूर संवेदन में इसका प्रयोग कैसे करेंगे। लेकिन इन्हीं के अधिकतर जो उपयोग है वो एक्सरे मशीनों में किया जाता है। आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा, एक्सरे करवा के आते हैं, तो जो एक्सरे किए जाते हैं वो इन्हीं किरणों के माध्यम से आपका किया जाता है। 6 जो आपका पॉइंट आता है वो है सूक्ष्म तरंगों के खंड में आपका, सूक्ष्म तरंगों वाला खंड, या आपका सूक्ष्म तरंगों के खंड में आपका रिमोट सुदूर संवेदन। सूक्ष्म जो तरंगों के खंड होते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य आपकी 0.1 से आपका 100 सेंटीमीटर, 0.1 से 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लिखो या 1 मीटर लिखो, एक ही बात है, आपका पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये किरणें आपकी बादलों से धुंध, कोहरा, वर्षा आदि को पार करके निकल जाती है, और इन्हीं किरणों का प्रयोग करके जो आप प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, प्रतिबिंब है जो हम लेते हैं उपग्रह से, वो बनाए जाते हैं आपके। ठीक है। और उसके अलावा जो सूक्ष्म तरंगों का आपका उत्सर्जित करती हैं, या जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग संचार उद्योग, चिकित्सा, सुदूर संवेदन आदि में किया जाता है, और इन किरणों की विशेषता यह है कि इनका उपयोग दिन और रात सभी प्रकार के मौसम में किया जा सकता है। मिट्टी में नमी भी सूक्ष्म तरंगों के विकिरण के द्वारा ही जांची जा सकती है। 7 आपका आता है रडार। रडार मैंने आपको पहले ही बताया था। जो रडार कैसा है, आपका कृत्रिम सेंसर है, आपका आर्टिफिशियल जो सेंसर है वो बोला जाता है। एक आपका आर्टिफिशियल होता है, एक आपका नेचुरल होता है। तो नेचुरल में आपका सूर्य और आपकी पृथ्वी आती है, और जो रडार होता है वो आपका आर्टिफिशियल होता है। तो रडार जो किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है वो आपकी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, यानी कि 1 मीटर से जो अधिक होगी वो इसकी तरंग दैर्घ्य होगी, या आप बोलो इसको 100 सेंटीमीटर से आपकी अधिक तरंग दैर्घ्य को हम रडार बोलते हैं। जिस वजह से इसका उपयोग आमतौर पर सुदूर संवेदन में नहीं किया जाता है। रडार किरणों का अधिकतर उपयोग दूर संचार के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि जो ये खंड है ना, ये उसमें ऊपरी भाग में लोह खंड आपके पाए जाते हैं। जो लास्ट आपका बचता है, जो आपका सुदूर संवेदन है, उसमें सिग्नेचर की संकल्पना, जो आपका सिग्नेचर की संकल्पना, रिमोट सेंसिंग में आपकी सिग्नेचर की संकल्पना, जो आप दिखाई देने वाले वे लक्षण जो किसी वस्तु की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहचान करने में हमारी सहायता करते हैं, उन्हें सिग्नेचर कहते हैं। यानी कि जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, और जिन वस्तु के हम प्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब बिल्कुल डायरेक्ट सामने, बिल्कुल फेस टू फेस जिसको बोलते हैं, परोक्ष मतलब किसी और तरीके से जब हम उसकी पहचान करते हैं तो उसको हम सिग्नेचर कहते हैं। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण किसी तल पर पड़ता है तो उसका परावर्तन होता है, अवशोषण होता है, और उसका संचरण होता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्ट हो जाएगा जब किसी वस्तु से टकरा के डायरेक्ट वापस चला जाता है। एब्जॉर्ब मतलब उसको सोख लेना। ट्रांसमिशन मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसका ट्रांसमिशन होना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसका जाना होता है। तो आपका जब ये सारी विद्युत चुंबकीय पड़ती है तो ये सब उस विकिरण के साथ होता है। ऊर्जा ग्रहण की जो आपका तल है उसकी प्रकृति और तरंगों की आवर्ती पर यह निर्भर करता है।
आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका अंतर संबंध उस क्षेत्र विशेष के सभी लक्षणों पर निर्भर करेगा जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं या जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। आपका सुदूर संवेदन में यह आधारभूत गुण जो हमें किसी वस्तु की पहचान करने में सहायता करते हैं, आपका वही सिग्नेचर कहलाता है। सिग्नेचर आपको पता चल गया कि क्या कहलाता है आपका। और जो रोज सुदूर संवेदन का जो सिग्नेचर है रोजमर्रा के जीवन में, बैंक में आपकी पहचान के लिए आपके हस्ताक्षर और अंगूठे के समान होता है। ये हमारा टॉपिक खंड है, सुदूर संवेदन का जो खंड है वो आज यहीं खत्म होता है।